पढ़े क्लास 7 की साइंस। हमारा कहाँ तक हो गया था कंप्लीट, हमारा स्थायी कठोरता तक कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे जल में कठोरता। क्या पढ़ना है हमें, जल की कठोरता। सॉरी, हमारा कहाँ तक हो गया था, प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अगली हेडिंग हमारी है जल की कठोरता। जल की कठोरता कैसे है देखते हैं। आपको हम पता है कि जल दो प्रकार के होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जल की कठोरता क्या कह रहे हैं कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो जल साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं मृदु जल कहलाते हैं, ठीक है। एवं जो जल साबुन के साथ अपेक्षाकृत कम झाग देते हैं कठोर जल कहलाते हैं। आइए जानें कि जल की कठोरता किन लवणों के घुलने से होती है। जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि CaHCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg और CHO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 आदि के कारण होती है। जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के विभिन्न लवणों के कारण जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता क्या होती है? जल की अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुलने के कारण होती है। इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाते हैं। क्या क्या है? निम्नलिखित विधियाँ अपनाते हैं। अब है उबाल कर। क्या है? उबाल कर। सबसे पहले हमारी हेडिंग दी गई है उबाल कर। तो जल को उबालने पर इनमें घुले कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अभिलय, क्या कह रहे हैं, अभिलय लवण एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अभिलय लवण को छानकर अलग कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा जल में ही घुल जाती है एवं कुछ मात्रा वातावरण में चली जाती है। रिएक्शन आपको दी है CaCO3 का होल ट्वाइस। गर्म करने पर क्या होता है, ये किस किस में बदल जाता है, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस किस में बदल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं, चूना मिलाकर। चूना मिलाकर यानी कि चूना मिलाकर क्या करते हैं देख रहे हैं कि चूना मिलाकर कह रहे हैं कि इस विधि को क्लार्क विधि, क्या कह रहे हैं, इस विधि को क्लार्क विधि कहते हैं। इसमें जल के साथ चूने की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है जिससे, क्या कह रहे हैं, जिससे जल में घुलित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट चूने के पानी CaOH का होल ट्वाइस से क्रिया करके अभिलय लवण बनाते हैं जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल साबुन के साथ झाग देता है। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, अभिलय लवण और जल 2H2O। आप क्या जानते हैं, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। यह कार्बनिक अम्ल मृदा या चूना पत्थर में उपस्थित अभिलय कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करता है जिससे जल में विलय खनिज कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। स्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता, जल में मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 तथा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 लवण घुले रहने के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता, कह रहे हैं जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित विधि से दूर की जाती है। धावन सोडा द्वारा। कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। इसकी एक निश्चित मात्रा स्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाल लेते हैं। जल में उपस्थित घुले हुए लवण CaCl2, MgCl2 आदि धावन सोडा से क्रिया करके अभिलय लवण बनाते हैं जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल साबुन के साथ झाग देता है।
अब हमें रिएक्शन दी गई है MgCl2 प्लस Na2CO3 गिव 2NaCl प्लस MgCO3। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड था, हमने क्या लिया, उसमें धावन सोडा मिलाया, Na2Cl और CO3 मतलब बनाया, तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड यानी कि E2NaCl प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाया यानी कि जल में MgCO3। अब क्या कह रहे हैं आगे कि परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि क्या है, परम्यूटेट विधि क्या है और जियोलाइट विधि क्या है। तो देखेंगे क्या है यह विधि, आयन विनिमय, क्या कह रहे हैं, यह विधि आयन विनिमय सिद्धांत पर आधारित है। जियोलाइट या परम्यूटेट का पूरा नाम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, जिसका सूत्र Na2 क्या कह रहे हैं, Na2Al2 Si2O8.XH2O है, जिसे Na2Z से भी प्रदर्शित करते हैं, जहाँ Z बराबर है Al2 Si2O8.XH2O। जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले कैल्शियम यानी कि Ca2 प्लस और मैग्नीशियम Mg2 प्लस आयनों का जियोलाइट में उपस्थित सोडियम आयन से विनिमय हो जाता है, जिससे जल में विलेय सोडियम के लवण बन जाते हैं और जल की कठोरता उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार मृदु जल प्राप्त हो जाता है। इस विधि द्वारा जल की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है। आगे क्या कह रहा है, कठोर जल अपेक्षाकृत कम उपयोगी है। कह रहे हैं कि कठोर जल जो होते हैं वो हमारी अपेक्षा के अनुसार बहुत ही कम उपयोग किए जाते हैं। तो क्रियाकलाप 3 में क्या दिया है देखेंगे कि 2 पतीले लेकर पहले पतीले में मृदु जल एवं दूसरे पतीले में कठोर जल बराबर मात्रा में भर दें। पतीलों के कह रहे हैं पतीलों के जल को इतना उबालें कि पतीलों का पूरा जल उबलकर भाप में परिवर्तित होकर वातावरण में चला जाए। इस प्रक्रिया को 4-5 बार करें एवं दोनों पतीलों के अंदर वाले भाग तथा उपयुक्त ईंधन की मात्राओं तथा लगने वाले समय अवलोकन करें। क्या देखते हैं, जिस पतीले में मृदु जल था उसमें एक हल्की सी सफ़ेद पपड़ी जमी है, जो कि हाथ से ही साफ की जा सकती है, कि जिस पतीले में कठोर जल था उसमें अति कठोर पपड़ी जम गई है, जिसे दूर करने के लिए उसे पपड़ी को किसी नुकीले चीज़ से खरोंचना पड़ता है। यानी कि उसमें इतनी कठोर पपड़ी जम जाती है कि वो हाथ से साफ नहीं होता है, किसी नुकीली चीज़ से हमें उसको क्या करना पड़ेगा, खरोंचना पड़ेगा, उसे साफ करना पड़ेगा। साथ ही साथ कठोर जल को उबालने के लिए मृदु जल के उबालने की अपेक्षा अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो मृदु जल होता है उसमें जल्दी उबाल आने लगती है, जल्दी खौल जाता है, जबकि जो कठोर जल होता है उसमें उबाल बहुत देर में आती है। उसको उबालने के लिए बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और ईंधन भी लगता है। यही कारण है कि भाप के इंजन और बॉयलरों आदि में मृदु जल का प्रयोग किया जाता है। घरों में भी कठोर जल प्रयुक्त होने से साबुन की अधिक मात्रा खर्च होती है। खाना बनाते समय बर्तन के भीतरी भाग में पपड़ी जम जाती है, जिसके कारण ईंधन की अधिक आवश्यकता होती है। बॉयलर में प्रयुक्त मृदु जल खनिज रहित जल डेमिनरलाइज्ड वाटर होता है, जिसमें जल की दोनों ही कठोरता नहीं होती। कठोर जल घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग हेतु अनुपयुक्त होता है। अब अगली हेडिंग हमें दी गई है आसवन। आसवन क्या होता है देखेंगे, क्रियाकलाप 4। यानी कि अभी हमने देखा कि मृदु जल का इस्तेमाल हर जगह, आपने देखा होगा घरों की जो बैटरियाँ होती हैं उसमें भी मृदु जल का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कहते हैं कि डिस्टिल वाटर लाओ, तो डिस्टिल वाटर यानी कि वो मृदु जल होता है, वो उसमें खारापन नहीं पाया जाता है। अब है आसवन, क्रियाकलाप 4 देखेंगे। आसवन में क्या दिया, क्रियाकलाप 4। जल से
जल से भरी एक स्टील या एल्यूमीनियम की केतली लें तथा उसे इतना गर्म करें कि वह उबलने लगे। केतली कह रहे हैं कि केतली लगभग कितना है, केतली लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई, कितनी 25 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हाथ से पकड़ कर एक थाली लें और होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं प्रक्रियाओं का अध्ययन करें। जैसे ही केतली गर्म होती है, जल से भाप निकलती है जो थाली से टकराकर संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि जल की भाप ही जल की गैसीय अवस्था है जो ठंडा करने पर संघनित होकर पुनः द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार जब द्रव को उसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है तथा निकली वाष्प को पुनः ठंडा करके पदार्थ की शुद्ध अवस्था प्राप्त की जाती है, यह प्रक्रिया आसवन कहलाती है। आसवन विधि द्वारा प्रयोगशाला में हम शुद्ध जल, अशुद्ध जल प्राप्त करते हैं। 19.6 में दिया है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है देखेंगे। ऐसे पदार्थ जो वायु, जल, मृदा में मिलने पर जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। हमारी वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। प्राकृतिक तथा कृत्रिम कह रहे हैं, प्राकृतिक तथा कृत्रिम मानवंजीयन दोनों प्रकार का हो सकता है। जीवन के लिए वांछित पदार्थों में जल का प्रमुख स्थान है। साथ ही जल परिवहन कृषि एवं उद्योगों के लिए परम आवश्यक है। जब जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न हो जाए जिससे यह जीवों के लिए हानिकारक तथा प्रयोग हेतु अनुपयुक्त हो जाता है तो यह जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के मुख्य कारक क्या हैं? जल प्रदूषण के मुख्य कारक व हानिकारक प्रभाव तो देखेंगे। सीवेज व अपमार्जक को झील, नदी व तालाब में प्रवाहित करना, मनुष्य द्वारा नदियों में नहाना, कपड़ा धोना व पशुओं को नहलाना आदि। औद्योगिक अपशिष्ट व कृषि अपशिष्ट प्रभावित करना, बड़ी मात्रा में घरेलू सीवेज नदियों में प्रवाहित किया जाता है जिससे शैवाल व बैक्टीरिया की वृद्धि होती है जो पानी के ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और पानी में ऑक्सीजन की कमी होने से उसमें पाए जाने वाले जीव, मछली की मृत्यु होने लगती है। यह स्थिति सुपोषण अथवा यूट्रोफिकेशन कहलाती है। कारखानों से निकलने वाली सीवेज में जहरीला प्रदूषक जैसे साइनाइड, मर्क्यूरी, शीशा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, प्लास्टिक आदि पाया जाता है जो मछलियों व अन्य जीवों द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है और मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाता है। उर्वरक और कीटनाशक यानी कि डीडीटी कह रहे हैं क्या है, डीडीटी आदि जल व खाद्य श्रृंखला द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है जो हानिकारक होता है। जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। जल में विद्यमान अम्ल तथा क्षार सूक्ष्म जीवों का विनाश कर देते हैं जिससे नदियों के जल की स्वतः शुद्धिकरण प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण क्या है देखेंगे। पिछली कक्षा में जल शोधन संयंत्र द्वारा नदी, झील के पानी को शुद्ध करने, पीने योग्य बनाकर उपयोग करना सीखा। औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरों के मल व्ययन के जल को नदियों अथवा समुद्रों में प्रवाहित करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा उपचारित किया जाता है। शहरों के मल व्ययन के जल को निम्नलिखित प्रकार से उपचारित किया जाता है।
सबसे पहले जलमल को एक घर्षण अभिक्रिया से गुजारते हैं। तत्पश्चात इसे अनेक अवसाद हौजों कक्ष से गुजारते हुए चूने की सहायता से उदासीन किया जाता है। इस चरण तक का प्रक्रम प्राथमिक उपचार कहलाता है। जल में अभी भी कह रहे हैं, जल में अभी भी रोगाणुओं अन्य सूक्ष्म जीव एवं जैविक पदार्थ कह रहे हैं क्या, जैविक वज्र पदार्थ काफ़ी मात्रा में विद्यमान होती हैं। अतः उदासीनीकरण से प्राप्त बहिस्त्राव को उच्च स्तरीय अव्ययवी बहाव आवरण यानी कि में भेजा जाता है। यह एक प्रतिक्रम यानी कि रिएक्टर, इसमें अव्ययवी जीवाणु जल में उपस्थित जैव निकरणीय पदार्थों का अपघटन करते हैं। इस अभिक्रिया में दुर्गंध समाप्त हो जाती है तथा मीथेन यानी कि CH4 बाहर निकलती है, जिसका सार्थक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार 85% तक प्रदूषक हट जाते हैं। यहाँ से जल को वायु मिश्रण टैंकों में भेजा जाता है, जहाँ इस जल में वायु तथा जीवाणु मिश्रित किए जाते हैं। जीवाणु जैव वज्र का अपमार्जन करते हैं। यह जैव उपचार यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट द्वितीय उपचार कहलाता है। इसके उपरांत भी जल पीने योग्य नहीं होता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटाना आवश्यक है। इसलिए रोगाणुनाशक एक अंतिम चरण यानी तृतीय उपचार प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जल में घुले अजैविक पदार्थों और जीवाणुओं को पूर्णतः मुक्त किया जाता है। इसके लिए क्लोरीनीकरण, बाष्पीकरण, विनिमय, अपशोषण, तलछटीकरण, वायु छत्रक जैसी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार शहरों के अपशिष्ट जल को शोधन करके कृषि कार्य व अन्य उपयोग में किया जाता है। कुछ और भी जाने, ये भी देखेंगे, कुछ और भी जाने क्या है देखेंगे कि गंगा का जल अधिक दिनों तक शुद्ध क्यों रहता है। गंगा का जल अधिक दिनों तक शुद्ध क्यों रहता है। गंगा के जल में बैक्टीरिया व अन्य अशुद्धियों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। इसी कारण गंगा का जल कई दिनों तक शुद्ध रहता है। गंगा नदी में कह रहे हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए गंगा कार्य परियोजना के अंतर्गत शहरों व औद्योगिक अपशिष्ट को सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र द्वारा शोषित करके गंगा नदी में भेजा जाता है। वातावरण को स्वच्छ रखने में हमारा भी योगदान हो सकता है। इसके लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। बचा हुआ भोजन, कागज, सड़ती हुई वनस्पति तथा प्लास्टिक को खुले नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। मग निर्माणशाला से निर्मित पदार्थों तथा जैविक पदार्थों युक्त ठोस वज्र को बायोगैस संयंत्र में पहुंचाकर उनसे ऊर्जा उत्पादन किया जाना चाहिए। अब कह रहे हैं समुद्र व अन्य जल स्रोत में तेल रिसाव की परत को चूसक तकनीक व लकड़ी के बुरादे का प्रयोग करके हटा देना चाहिए। कह रहे हैं कि समुद्र में जो अन्य स्रोत होते हैं जैसे कि तेल को निकालना, परत चूसक, अलग अलग चूसक, ठीक है, इसमें कह रहे हैं लकड़ी के बुरादे का प्रयोग करके हटा देना चाहिए। यानी कि इसमें जो लकड़ी का बुरादा का प्रयोग होता है उसको भी हटा देना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहे हैं नाली बाहित जल। क्या है? नाली बाहित जल, पोखर, झील आदि जल स्रोत से पॉलीथीन, शैवाल, जलकुंभी को निकाल देना चाहिए। कह रहे हैं कि नाली में जो बहता हुआ पानी है, तालाब है, ठीक है, झील है, नदियाँ हैं, इन सब में पॉलीथीन जो हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन वगैरह फेंक देते हैं। शैवाल यानी कि छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह, जलकुंभी यानी कि जो जल में रहने वाले सभी जीव जंतु हैं, इन सबको क्या कर देना, हटा देना चाहिए। अगली हेडिंग हमें दी गई है जल संचरण।
क्या दी गई है? जल संचरण। इसको हम पढ़ेंगे टुमारो यानी कि कल।